हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं फिर से आप सबों के लिए 6 क्लास के ज्योग्राफी का एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आया हूं दूसरे चैप्टर के लिए। दूसरे चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखा। और इस पूरे चैप्टर को ही नहीं बल्कि हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस का भी आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। और ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो हिंदी में होने वाला है। तो स्वागत है आपका अभी क्लासेस में और मेरा नाम अजीत कुमार है। तो अगर आप हमसे किसी भी प्रकार का पर्सनल सवाल चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कीजिए सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं यहाँ पर इस नाम से अवेलेबल हूँ। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार का सवाल या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं डायरेक्ट, तो इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो टेलीग्राम में इंस्टेंट आपको किसी भी सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग पीडीएफ पर चलते हैं और चैप्टर को पूरी तरह से समझते हैं। तो ये आ चुके हैं हम लोग पीडीएफ पर और चैप्टर का नाम है अक्षांश, यानी कि ग्लोब के विषय में पढ़ना, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखा। इस चैप्टर में क्या क्या बातें सीखने के लिए दिया गया है, तो आइए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि ग्लोब क्या होता है। फिर आपको समझना होगा कि इसमें अलग अलग प्रकार की रेखाएं जैसे कि विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, अक्ष क्या होता है। फिर विषुवत रेखा और ये सभी चीज मिला करके अलग अलग प्रकार के क्षेत्र का निर्माण करता है। जैसे कि विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है और फिर आप देख सकते हैं इसमें मकर रेखा नीचे देखने को मिलेगा। फिर इन सभी के बीच में अलग अलग प्रकार का क्षेत्र है जिसे कटिबंध कहते हैं। तो ये जितने भी रेखाएं हैं इसे हम महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं का क्या उपयोग है यह भी बताएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, जैसे कि उष्ण कटिबंध, फिर आता है शीतोष्ण कटिबंध और फिर आता है शीत कटिबंध। तो इन कटिबंध के विषय में देखेंगे, इसकी क्या जो है खासियत है और ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे कि देशांतर रेखा क्या होता है और फिर देशांतर रेखाओं में भी कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखाओं जैसे कि प्रमुख यमयोत्तर, मानक यमयोत्तर, ये सारी चीजें क्या होता है इसके विषय में पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि देशांतर रेखा का मदद करके हम लोग समय को कैसे माप सकते हैं, समय की गणना कैसे की जाती है। तो इसके लिए एक पॉइंट दिया गया है देशांतर और समय, इसके विषय में पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो देशांतर रेखा है और अक्षांश रेखा ये दोनों मिलाकर के ग्रिड कैसे बनाते हैं, तो हम लोग ग्रिड के विषय में भी पढ़ेंगे। समय को जैसे पढ़ेंगे तो फिर हमें एक और सवाल हमारे पास आ जाएगा और वह है मानक समय। तो हम आपको बताएंगे कि मानक समय क्या होता है और ये हमारे लिए किस प्रकार से जरूरी है और भारत का मानक समय कितना माना गया है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आइए अब हम लोग देखते हैं शुरू से और चैप्टर्स को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि ग्लोब होता क्या है। देखिए पिछला जो चैप्टर था उसमें हम लोग यह समझ चुके हैं कि पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि हम पूरे पृथ्वी को एक बार में नहीं देख सकते। साथ ही साथ हम यह भी पढ़े थे पिछले चैप्टर में, यानी चैप्टर 1 में, कि अगर आप उत्तर और दक्षिण ध्रुव को देखिएगा तो वहां पर हमारी पृथ्वी थोड़ी सी क्या है, चपटी है। तो आखिरकार ये है कैसा, आकृति इसका कैसा है, ये कैसे दिखाई देता है, हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देता है, इसके संबंध में हमें कोई जानकारी प्राप्त है क्या? नहीं प्राप्त है। तो हमें समझने के लिए कि पृथ्वी हमारी कैसे दिखती है, पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार का स्थान है वो कहाँ पर मौजूद है, इसके लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है उसे हम ग्लोब कहते हैं। तो अगर ये चीज है तो इसकी क्या परिभाषा होना चाहिए। तो ज्योग्राफी में जो ग्लोब है उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी जो ग्लोब है वह पृथ्वी का लघु रूप है। लघु का मतलब होता है छोटा, यानी कि पृथ्वी बहुत बड़ा है और उसको जब छोटा करके किसी रूप में जिसमें उसको वास्तविक रूप से देखा जाए कि एक्चुअल में भी पृथ्वी कुछ इसी प्रकार से दिखता है, तो वास्तविक प्रतिरूप है कौन? ग्लोब, जो पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है। अब सवाल आपके मन में आता होगा कि आखिरकार ये जो ग्लोब है ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पर आप फोटो जो दिख रहा है ये ग्लोब का ही फोटो है। तो इस पूरे को हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब में कुछ नहीं होता है, एक गोल सा गेंद होता है जिसमें पृथ्वी के आकार, यानी पृथ्वी जिस तरह दिखता है, जहाँ पर उसमें पानी है पानी दिखाया जाता है, जहाँ पर जमीन है वहाँ पर जमीन दिखाया जाता है। और इस प्रकार से पृथ्वी के विभिन्न स्थलों को, विभिन्न प्रकार के जगहों को दिखाया जाता है। और उसके बीच में एक रॉड लगी हुई थी जिसे कभी कभी सुई भी कहा जाता है। और ये कुछ नहीं, ये पृथ्वी का क्या है, अक्ष है। आप इसे समझ लीजिए, पृथ्वी का क्या है, अक्ष है। तो इस प्रकार से इसी मॉडल को हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिरकार ये जो ग्लोब है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए ग्लोब जो है विभिन्न आकार के हो सकते हैं एवं विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप एक बहुत बड़े ग्लोब का निर्माण कर सकते हैं या बहुत बड़े ग्लोब को खरीद सकते हैं, बना सकते हैं।
लेकिन बड़े ग्लोब के साथ एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है, और वह समस्या यह है कि आप उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए पॉकेट में रखने योग्य भी एक छोटा सा जो है इसका निर्माण किया गया है ग्लोब का। और उस छोटे से ग्लोब को वह किस प्रकार से होता है, गुब्बारे जैसा होता है। यानी कि गुब्बारा में ही ग्लोब बना हुआ है, जब आप उसमें हवा मारिएगा तो वह गुब्बारा क्या हो जाएगा, आसानी से फूल जाएगा, और फिर आप क्या कर सकते हैं, उस पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग प्रकार के स्थानों को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग आकृति, अलग अलग प्रकार के ग्लोब होता है। अब ग्लोब को आप घुमा सकते हैं, और ये जो है बिल्कुल लट्टू की तरह घूमता है। जिस प्रकार से हमारा लट्टू घूमता है, जिस प्रकार से कुम्हार का पहिया घूमता है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी क्या होती है, घूमती है। और ग्लोब में आप जो है अलग अलग प्रकार के सभी देशों को देख सकते हैं, साथ ही साथ आप महाद्वीपों को देख सकते हैं, जिसे महाद्वीप या महादेश कहते हैं। फिर इसमें उपस्थित महासागरों को देख सकते हैं। ये जो है सही सही आकार में दिखाया जाता है। सही आकार का मतलब होता है कि जो मैप होता है, जिसे हम लोग मानचित्र कहते हैं, तो मानचित्र में अगर आप वर्ल्ड का मैप मानचित्र लेते हैं, यानी विश्व का मानचित्र लेते हैं, तो उसमें सभी चीज़ों का आकार जो है वे अच्छा से दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमारा जो ग्लोब होता है उसमें हर चीज़ का सही आकार मौजूद होता है। तो हमने समझ लिया ग्लोब क्या होता है, ग्लोब कितने बड़े हो सकते हैं, ग्लोब के क्या आकार हो सकते हैं, और ग्लोब क्यों जरूरी है। ग्लोब में विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं होती है, माफ कीजिए, विभिन्न प्रकार के जो स्थान होते हैं, उन सभी चीज़ों को समझने के लिए ग्लोब हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आइए हम लोग देखते हैं, एक और यहाँ पर पॉइंट दिया गया, अक्ष किसे कहते हैं। तो आइए हम आपको अक्ष को समझाते हैं। तो अगर आप लट्टू देखें हैं, ओके ना, तो लट्टू क्या होता है, लट्टू अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है। मान लेते हैं कि ये हमारा लट्टू है, और लट्टू में ये एक सुई है, और इस सुई के सहारे मतलब कील है, जिसके सहारे ये लट्टू क्या कर रही है, घूम रही है। तो लट्टू कुछ इस प्रकार से हमारा लट्टू घूम रहा है, इस प्रकार से हमारा लट्टू क्या कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन हमारी पृथ्वी इस प्रकार से नहीं घूमती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी थोड़ी सी क्या है, टेढ़ी है। तो वो अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूमती है। ओके, तो ये टेढ़ी लाइन पर वो घूमती है, और जिस काल्पनिक रेखा पर पृथ्वी घूमती है, उस काल्पनिक रेखा को ही हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिस काल्पनिक रेखा पर पृथ्वी अपने घूर्णन गति को पूरा करती है, उस काल्पनिक रेखा को ही हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और याद रखिएगा, पृथ्वी का अक्ष थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा है। अब एक और चीज याद रखिएगा, पृथ्वी हमेशा किस ओर से घूमती है, पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर घूमती है। तो ये एकदम की पॉइंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो कभी कभी आपसे यह सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आपके मन में सवाल आ सकता है कि पृथ्वी किस ओर गति करती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी हम लोग देख लिए कि किस ओर से घूमती है, और यहाँ पर अक्ष क्या होता है। यही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि पृथ्वी का जो है ना, कोई भी अपना अक्ष नहीं होता। देखिए कि अक्ष पर तो चारों ओर घूमती है, लेकिन जो एक काल्पनिक रेखा है, क्या वास्तव में पृथ्वी के पास कोई सुई नहीं है। तो कौन सी सुई नहीं है, ये जो बोला ना, जैसे लट्टू के पास एक सुई है या फिर कील है, तो लट्टू के पास सुई या कील तो है, लेकिन क्या पृथ्वी के पास है क्या, नहीं। ये एक काल्पनिक रेखा है, और इसी काल्पनिक रेखा के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अब आइए समझते हैं विषुवत रेखा के विषय में। तो विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। तो ये क्या है, तो कहता है कि एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, इसे क्या कहते हैं, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। अब विषुवत वृत्त और विषुवत रेखा को समझते हैं सबसे पहले। तो आइए समझते हैं। तो विषुवत वृत्त क्या होता है, इसे इस फोटो के मदद से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा गया अंग्रेजी में, जिसे यहाँ पर लिखा है इक्वेटर लाइन। ये जो इक्वेटर लाइन है, इसे ही हिंदी में हम कहते हैं विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त। तो आप देख सकते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर है, और पृथ्वी के चारों ओर जाने के चलते ये एक चूड़ी के तरह संरचना बना रहा है। ना कि ये लाइन बना रहा है, बल्कि एक गोल आकृति बना रहा है, और गोल आकृति को गणित में हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो गोल आकृति है, यही क्या बन जाएगा, एक वृत्त बनाएगा। क्योंकि जो पृथ्वी है हमारा लगभग गेंद के समान गोल है, और किसी भी गोल आकृति के चारों ओर अगर आप एक लाइन खींचिएगा, तो वो लाइन नहीं बन के क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। और इसीलिए इस लाइन को हम कहते हैं विषुवत वृत्त। तो उम्मीद है आपको विषुवत वृत्त समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
तो विषुवत वृत्त समझने के बाद अब ये समझिए कि यह जो विषुवत वृत्त है ये पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। तो पृथ्वी के दो बराबर बराबर भाग में बांटने के चलते पृथ्वी का दो भाग हो जाता है और पृथ्वी के उत्तर में स्थित आगे आधे भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो नीचे वाला दक्षिण में है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो आप इसे इस तरह समझिए कि मान लीजिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है और पृथ्वी को अगर हम बीच में से काट देंगे या फिर आप समझिए कि एक गेंद है और गेंद को आप क्या कर रहे हैं, बीच में से काट दे रहे हैं या फिर क्रिकेट खेलते खेलते हमारी गेंद क्या हो जाती है, फट जाती है। तो एक भाग ऊपर जो है अलग हो जाता है और नीचे वाला भाग भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जो ऊपर वाला भाग है गेंद के समान फटा हुआ गोला, तो उसे चूंकि ये अर्ध गोला है तो इसे हम कहते हैं गोलार्ध, मतलब गोला का आधा भाग को गोलार्ध कहते हैं। तो जो ऊपर वाला है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे का भाग है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार से बोलेगा कि पृथ्वी के कितने गोलार्ध हैं, तो पृथ्वी के कुल 2 गोलार्ध है। और पृथ्वी के 2 गोलार्ध का निर्माण कैसे होता है, जब पृथ्वी पर विषुवत वृत्त को खींचा जाता है तो हमारी पृथ्वी 2 बराबर बराबर भागों में बांट जाती है और ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाला भाग जो दक्षिण में मौजूद है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को समझने के बाद आइए अब समझते हैं अक्षांश रेखा, जिसे हम समानांतर रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं या तो समानांतर रेखा कहा जाता है। तो इसे आप इस तरह समझिए कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये लाइन जो अभी हम आपको दिखाएं जिसे इक्वेटर लाइन इंग्लिश में कहते हैं, यह विषुवत वृत्त यानी कि विषुवत रेखा है। और इसी के समानांतर यानी कि इसके समानांतर का मतलब होता है कि समान समान दूरी पर, यानी कि अगर ये 2 लाइन के बीच में दूरी अगर 2 सेंटीमीटर का है तो अगला लाइन जो खींचेंगे उसके बीच में भी दूरी 2 सेंटीमीटर का होगा। और इस प्रकार से जब समान समान दूरी पर लकीरें खींची जाती है तो उसे हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर में एक लाइन खींचेंगे, फिर इसके ऊपर में एक लाइन, फिर एक लाइन और फिर एक लाइन, फिर एक लाइन और इस तरह करते करते जब हम ध्रुव तक पहुंच जाएंगे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम ऊपर में लाइन खींचे हैं उसी प्रकार से लाइन हम लोग कहाँ खींचेंगे, नीचे भी खींचेंगे और कहाँ पर जाएंगे, ध्रुव तक जाएंगे। तो अगर आप ये वाला फिगर इसके बगल वाला को देखते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो लाल वाला लाइन आपको दिख रहा है ये हमारा ध्रुव विषुवत रेखा है और इस विषुवत रेखा को हम क्या कहते हैं, इसी विषुवत रेखा को हम कहते हैं इक्वेटर लाइन इंग्लिश में। और इस इक्वेटर लाइन यानी कि जो विषुवत रेखा है इसके समानांतर जितने भी सफेद लाइन आपको दिख रहा है ये सभी क्या है, अक्षांश रेखा है, क्योंकि ये सभी विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर भी खींची गई है और कुछ रेखाएं नीचे भी खींची गई है। तो जो रेखाएं नीचे खींची गई है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखाएं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताएं कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के नीचे वाला जो लाइन है वह किसमें है, दक्षिणी गोलार्ध है और ऊपर वाला जो है वो कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है। इंग्लिश में उत्तरी गोलार्ध को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और नीचे जो आपको दिख रहा है दक्षिणी भाग है उसे हम लोग साउथर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। तो आइए इसे समझते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो है कितने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं जो है खींची गई है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा गणित करना पड़ेगा। आइए इस गणित को समझते हैं। तो देखिए पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं खींची गई है इसके लिए हम लोग जो विषुवत रेखा है यानी जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा अक्षांश रेखा है उसे हम लोग बेस मानते हैं और वहां पर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडर से एक एंगल बनाते हैं। तो अगर आप मान लेते हैं कि इसमें 60 डिग्री का कोण बनाते हैं तो यहाँ पर आपने 60 डिग्री का कोण बनाया, इस ओर से ये जो दिशा है इसे हम कहते हैं पूर्व दिशा और यह जो है पश्चिम दिशा है। ओके, तो आप दिशा याद रखिएगा। पूर्व दिशा में हमने यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाया, इस पॉइंट को मान के हमने कितना डिग्री का कोण बना दिया, 60 डिग्री। उसी प्रकार से हम लोग पश्चिम दिशा में भी कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। और ये दोनों ही 60 डिग्री का कोण पृथ्वी के जो बाहरी भाग है इसे जहां पर काटेगा उन दोनों ही रेखाओं को मिला देंगे या मिलाते हुए एक वृत्त बना देंगे और इस प्रकार से 60 डिग्री का ये रेखा हो गया। उसी प्रकार से अगर हम 45 डिग्री का कोण बनाते हैं तो हमें पूरब में भी 45 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा और पश्चिम में भी 45 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा और फिर हम दोनों पॉइंट को मिला करके एक रेखा खींचेंगे।
इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे और अगर हमको लगता है कि 75 डिग्री का कोण बनाना है तो हम लोग 75 डिग्री का कोण बनाएंगे दोनों साइड और फिर दोनों लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे। और इस प्रकार से मिलाते मिलाते हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे ध्रुव तक, और ध्रुव तक आते आते केवल और केवल हम लोग 90 डिग्री तक ही रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि ये जो सीधा लाइन है यहाँ तक ही जो है कोण बन सकता है, और ये बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, और ये केवल और केवल 90 डिग्री तक कोण बनता है। तो इस प्रकार से ये जो बीच वाला लाइन आपको दिख रहा है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, यहाँ से शुरू होता है 0 डिग्री और ऊपर में जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, और ध्रुव तक आते आते कितने डिग्री पहुंच जाते हैं, 90 डिग्री। सेम प्रक्रिया करके यानी इसी तरह से हम लोग नीचे भी 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, फिर 50, 60, 70, 80 और फिर हम लोग 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री जब आता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बनता है। यानी विषुवत रेखा के नीचे भी हम लोग 90 डिग्री तक का कोण बनाते हैं और विषुवत रेखा के ऊपर भी हम लोग 90 डिग्री तक का कोण बनाते हैं। इसका सिंपल सा गणित यह है कि एक जो वृत्त है वह अपने अंदर 360 डिग्री का कोण बनाता है, और हम पृथ्वी के केवल 1/4 भाग पर ही हम लोग क्या करते हैं, जो रेखाएं हैं वो खींच पाते हैं, यानी कि 1/4 भाग का ही जो है वहां पर एंगल बन पाता है। और जब हम 360 डिग्री का 1/4 निकालते हैं तो कितना निकलता है, मात्र हमारे पास 90 डिग्री निकलता है, और इसीलिए हम लोग 90 रेखाएं खींच सकते हैं। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा कि हम जो अक्षांश रेखा है वो 90 ही क्यों खींच पाते हैं। यही चीज हमारे किताब में भी समझाया गया है कि हम जब भी पृथ्वी पर जो है अक्षांश रेखा खींचते हैं तो 360 डिग्री का 1/4 यानी कि 1/4 अंश पर यानी कि 90 अंश पर ही हम क्या कर सकते हैं, रेखा खींच सकते हैं। इस प्रकार से 90 अंश यानी कि 90 डिग्री तक का कोण हम पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में बनाते हैं, जिसे हम उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है 90 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश में खींचते हैं, जिसे दक्षिणी ध्रुवीय अक्षांश कहते हैं। अब ये आपको नहीं समझ में आया होगा तो आइए हमारी किताब में एक उदाहरण दिया है और उस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। आप समझिए ये उदाहरण के लिए कि जो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और एवं जो ब्राजील है और ब्राजील में बेलो होरिजेंटो, ये दोनों ही 20 डिग्री की अक्षांश पर स्थित है। तो अगर हम आपको बोले कि महाराष्ट्र कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र का कौन सा, चंद्रपुर कितने डिग्री पर है, 20 डिग्री पर है। और ये जो ब्राजील है, ब्राजील में एक जगह जिसका नाम है बेलो होरिजेंटो, ये भी कितना डिग्री पर है, 20 डिग्री पर है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा पृथ्वी पर पहुंचते हैं और वहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें जो बीच वाला लाइन है, यानी कि पृथ्वी के बीच का जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, क्योंकि गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से ही। तो बीच वाली रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, और इसे ही हम लोग अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं और हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री के ऊपर भी आपको कितना तक लाइन मिलेगा, 90 डिग्री तक मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा 20 डिग्री। और उसी प्रकार से जब हम लोग पृथ्वी के नीचे आते हैं, यानी कि जो दक्षिणी भाग है उस भाग में आते हैं, तो वहां पर भी आपको कितना मिलेगा, 20। अब दोनों में अंतर करने के लिए कि अगर हम बोले 20 डिग्री पर महाराष्ट्र का जो है एक क्षेत्र मौजूद है और 20 डिग्री पर एक ब्राजील का क्षेत्र मौजूद है, तो कौन सा बोल रहे हैं, इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं हैं उसके साथ हम लोग उत्तर लगा देते हैं, यानी कि इसे हम कहते हैं पूर्ण रूप से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और अगर 20 डिग्री है तो हम बोलेंगे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, और जब जो भी रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है उसके लिए हम लोग लिखते हैं 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि ब्राजील के 20 डिग्री में स्थित एक जगह है और अगर हम बोल रहे हैं महाराष्ट्र के 20 डिग्री में स्थित एक जगह है, तो अगर हम उत्तर बोल दिए तो आप समझिएगा उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर हम दक्षिण बोल दिए तो आप समझिएगा दक्षिणी गोलार्ध में। इसे और बेहतर तरीके से लिखने के लिए हम केवल शॉर्टकट में उत्तरी गोलार्ध वाले में एन लिख देते हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध वाला रेखा है उसमें हम एस लिख देते हैं।
एन का मतलब होता है नॉर्थ और एस का मतलब होता है साउथ, और इस प्रकार से अंतर कर लेते हैं। और अगर कहीं हिंदी में लिखा हुआ रहता है तो हरसऊ लिख देते हैं कि हरसऊ का मतलब होता है उत्तर, और अगर हम दक्षिण वाला लिखा रहे थे दो लिख देते हैं क्योंकि दो का मतलब होता है दक्षिणी अक्षांश रेखा। और इस प्रकार से हम उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखा में अंतर करते हैं। तो टोटल अगर कुल रेखाओं की संख्या काउंट करते हैं तो 90 जो है अंश ऊपर खींचा गया है और 90 अंश जो है नीचे खींचा गया है, और एक 0 डिग्री वाला है क्योंकि ये 0 है, गिनती यहाँ से शुरू हो कहाँ रहा है, ये तो 0 है ना, 0 के बाद फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और, तो 0 वाला भी एक लाइन हमें अलग से काउंट करना पड़ेगा। और इस प्रकार से हमारे पास टोटल लाइन 90 और 90 हो जाता है 180, और ये वाला 1 हो जाएगा, टोटल मिला करके 181 रेखाएं हो जाती है। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181 अक्षांश रेखाएं हैं। तो एक उदाहरण जो 20 डिग्री वाला हम आपको बता रहे थे, यहाँ पर हमारे किताब में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 20 डिग्री अंश, यानी कि अंश को हिंदी में डिग्री को हिंदी में अंश कहते हैं, इसलिए हमारे किताब में अंश लिखा हुआ है। तो अगर मैं डिग्री बोल रहा हूँ तो मुझे हिंदी में अंश नहीं बोलना। तो 20 डिग्री उत्तर में अगर आप जाइएगा और दूसरा अगर आप 20 डिग्री दक्षिण में जाइएगा तो 20 डिग्री दक्षिण वाला में मिलेगा आपको बेलो होरिजेंटो, जो कौन सा देश में है? ब्राजील देश में है। और 20 डिग्री अगर आप उत्तर में जाइएगा तो आपको मिलेगा चंद्रपुर। आइए आपको इसे मैप में दिखाते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप लीजिएगा तो वर्ल्ड मैप ये रहा हमारे पास वर्ल्ड मैप। तो इस वर्ल्ड मैप में देखिए यहाँ पर कहीं हमारा जो है देख सकते हैं ये वाला जो देश आपको दिख रहा है ये देश है ब्राजील, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भारत, और ये बीच वाला है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा है। अब अपने से थोड़ा कल्पना कीजिए कि जो महाराष्ट्र वाला चंद्रपुर होगा वो उत्तरी गोलार्ध में होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में? तो जवाब होगा उत्तरी गोलार्ध में होगा क्योंकि ये विषुवत रेखा के उत्तर में अवस्थित है। उसी प्रकार से जो ब्राजील वाला शहर होगा वो कौन सा भाग में होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो इसलिए ये वाला 20 डिग्री एन वाला में होगा, माफ कीजिए 20 डिग्री एस वाला में होगा, और ऊपर वाला जो होगा वो 20 डिग्री एन वाला में होगा। एन का मतलब हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, किसका? अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं ताकि हम अलग अलग स्थानों को चिन्हित कर सकें। अक्षांश रेखा को बेहतर तरीके से समझने के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के विषय में समझते हैं। तो पृथ्वी पर कुछ अक्षांश रेखा ऐसा है कि जिसके बीच का जो क्षेत्र है वो जो है अलग अलग परिस्थितियों में बदलता है और उस पर प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। इसीलिए हमने पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की काल्पनिक रेखाओं के बीच का क्षेत्र हमने अलग अलग कर दिया। तो ये जो बीच वाला लाइन आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे ही हम क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से 0 डिग्री से जब हम उत्तरी अक्षांश में ऊपर जाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 15 16 20, और जब हम 23.5 डिग्री जाते हैं यानी कि 23 डिग्री और 5 मिनट में जाते हैं। अच्छा, ये आपको बताने भूल ही गए कि पहले हम डिग्री बांटते हैं, फिर उसको हम किस में बांटते हैं? मिनट में बांटते हैं, और मिनट को फिर किस में बांटते हैं? सेकंड में बांटते हैं। यानी कि आप समझिए कि जैसे कि 1 किलोमीटर की दूरी है तो वो कितना मीटर है? 1000 मीटर है। यानी कि हमने किलोमीटर से छोटा क्या कर दिया? मीटर कर दिया। और फिर हम मीटर से छोटा क्या कर देते हैं? मीटर से छोटा कर देते हैं सेंटीमीटर। यानी कि एक जो मीटर होता है वो कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो दूरी मापने के लिए हम लोग इस प्रकार से किलोमीटर से मीटर और मीटर से किस में आते हैं? सेंटीमीटर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मैं 1 किलोमीटर और थोड़ा सा चलाऊं, तो थोड़ा सा कितना चलें? यानी 1 किलोमीटर हो सकता है कि मैं 200 मीटर चलाऊंगा, 300 मीटर चलाऊंगा। तो ये जो थोड़ा सा है ना 1 किलोमीटर से कम वाला उसको मीटर में मापते हैं। उसी प्रकार से डिग्री वाला तो डिग्री मारा है, लेकिन मान लेते हैं कि हम डिग्री से भी कम चल रहे हैं तब किस में मापेंगे? उसको हम मापेंगे मिनट में, और उससे भी अगर कम चल रहे हैं तो उसको मापेंगे हम सेकंड में। तो इस प्रकार से इसकी दूरी को मापते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जो 23.5 डिग्री में आ रहा है उसका नाम, उस वाले रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो आखिर कर्क रेखा है क्या? तो आप एक दिमाग में सेट कर लीजिए, कर्क रेखा एक प्रकार का अक्षांश रेखा ही है, लेकिन इसका एक और नाम है, और वह क्या है? कर्क रेखा है। और कर्क रेखा कितना डिग्री को कहते हैं? 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। उसी प्रकार से जब आप 1 डिग्री 2 डिग्री करके दक्षिणी गोलार्ध में आइएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 रेखाएं आपको समझ में आ गया होगा। एक है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं, और दूसरा है मकर रेखा जिसे हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं। अब आइए थोड़ा आगे चलते हैं
और 23.5 डिग्री से जब हम लोग आगे जाते हैं और ऐसे करते 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 हम लोग 66.5 डिग्री पर पहुंच जाते हैं। तो 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे हम उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं, यानी उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाया उत्तर ध्रुव वृत्त। और इसी प्रकार से जब हम दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से नीचे आते हैं और इसी प्रकार से 66.5 डिग्री तक पहुंचते हैं तो उसे हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। और ये हो गया 4 लाइन। पहला हम आपको बताएं कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है उत्तरी ध्रुव वृत्त और चौथा है आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और इसी प्रकार से जब हम लोग केंद्र में पहुंच जाते हैं बिल्कुल 90 डिग्री पर तो ऊपर वाले यानी उत्तर में जो है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जब हम 90 डिग्री पर पहुंच जाते हैं नीचे तो हम उसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आइए इसे समझते हैं बेहतर तरीके से। तो आइए देखते हैं कि इन विभिन्न प्रकार के अक्षांश रेखाओं का क्या प्रयोग होता है। तो ये समझिए कि यहाँ पर जो फोटो दिख रहा है ये हमारी पृथ्वी है और इसके बगल वाला ये जो आपको दिख रहा है ये सूर्य है। तो इतना तो पास नहीं है तो लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए आपको पास दिखा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि सूरज से जो भी प्रकाश आ रहा है वह क्या हो रहा है, पृथ्वी पर पड़ रहा है। यहाँ से भी सूरज से प्रकाश आ रहा है वो हमारी पृथ्वी पर पड़ रहा है और ये सूरज से प्रकाश आ रहा है हमारी पृथ्वी पर पड़ रहा है। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस 2 पिक्चर को बेहतर तरीके से देखिए। यहाँ पर एक पिक्चर में जो ये वाला आपको सीट दिख रहा है इसमें टॉर्च इस पे लाइट मार रही है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, इस वाले स्थिति यहाँ पर चित्र में लिखा हुआ साफ साफ कि सीधा सतह पर टॉर्च का प्रकाश जो है वो तेजी से पड़ता है और कम क्षेत्र पर फैलता है। यानी कि जो टॉर्च का लाइट है वो प्रकाश यानी वो बहुत तेजी से पड़ रहा है, इस बीच वाले भाग को बहुत ही अच्छी तरह से चमका दे रहा है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रकाश है वो बहुत ही कम क्षेत्र पर पड़ रहा है। अब इस फोटो नंबर 2 पर आइए। जो फोटो 2 दिख रहा है इस वाले में भी टॉर्च लाइट पड़ रहा है, लेकिन ये जो सतह दिख रहा है ये सीधी नहीं है बल्कि ये थोड़ी सी क्या है, तिरछी है। तो जब क्या होता है तिरछी सतह पर प्रकाश पड़ता है तो वो क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो क्षेत्रफल तो बढ़ जाता है लेकिन उतना तेज लाइट नहीं पड़ पाता जितना ये इस वाले इलाके में तेज पड़ता होगा। उसके कम मुकाबले ये जो दूर वाला इलाका है वो थोड़ा और दूर हो जाता है, जिस दूरी के चलते इस वाले क्षेत्र में कम प्रकाश या तो इस क्षेत्र में प्रकाश थोड़ा कम मात्रा में आता होगा और प्रकाश की जो मात्रा है या फिर उसमें जो पावर है जो उसको हीट कर सकता है वो बहुत ही कम मात्रा में आता है। सेम चीज हमारे पृथ्वी के साथ भी होता है। और अगर हम अपनी पृथ्वी को देखें तो ये जो भाग हमारा जो दिख रहा है ये वाला जो बिल्कुल ही 0 डिग्री अक्षांश के पास है, 0 डिग्री के अक्षांश के पास वाला क्षेत्र में सूरज की गर्मी हमेशा तो सीधा पड़ता है, जिसके चलते इस एरिया में जो प्रकाश है वो बहुत तेज पड़ता है और 0 डिग्री अक्षांश वाला आसपास में हमें बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलता है। अब कल्पना कीजिए इस एरिया में जो बिल्कुल ही अक्षांश रेखा के माफ कीजिए मकर रेखा के पार है, तो मकर रेखा के पार वाला एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर तिरछा प्रकाश पड़ रहा है। और उसी प्रकार से अगर आप नीचे आते हैं और जो माफ कीजिए ऊपर वाला जो रेखा था वो कर्क रेखा था और नीचे वाला जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, मकर रेखा। तो मकर रेखा के पास भी आप देख सकते हैं कि प्रकाश सीधा नहीं पड़ के बल्कि कैसा पड़ता होगा, तिरछा पड़ता होगा। अगर आप ध्रुव के पास आते हैं तो यहाँ पर भी तिरछा पड़ता होगा। तो जिस एरिया में प्रकाश का सूर्य का जो प्रकाश है वो बिल्कुल ही सीधा पड़ रहा है उस एरिया में आपको गर्मी अधिक मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर धूप बहुत ही तेज पड़ता है और लाइट भी हमेशा तेज रहता है और हमेशा जो सूर्य है वो आपके सिर पर रहेगा। और जबकि जो कर्क रेखा वाला के आसपास का एरिया है यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसके बाद वाला जो एरिया है यहाँ पर जो धूप है वो तिरछा पड़ता है, धूप की मात्रा भी कम होता है। इसलिए आपको जो पोल है यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर कम गर्मी जो है धूप का कम मात्रा के चलते यहाँ पर आपको बर्फ देखने को मिलता है। अब जब आप ये चीज समझ चुके हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों पर जो धूप है वह अलग अलग पड़ता है, तो इसके आधार पर अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग कटिबंध में बांटा गया। तो सबसे पहले हम ये आपको बताते हैं कटिबंध होता क्या है। तो ये कटिबंध आप लोग देखेंगे तो कुछ नया दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं। तो ये वाला जो ऊपर वाला है ये एक अक्षांश रेखा है और इसके नीचे वाला आप देख सकते हैं ये रेखा भी क्या है, एक अक्षांश रेखा है। और इन दोनों के बीच आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ दूरी है, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो बन गया यहाँ पर कोई कुछ ना कुछ जो क्षेत्रफल है उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। अब इस पर धूप पड़ने के कारण अलग अलग जो धूप पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, उसके अनुसार हम इसे अलग अलग कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सभी अभी तक सीख चुके हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से 0 डिग्री शुरू होती है।
इसी विषुवत रेखा को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। तो ये इंग्लिश भी आप यहाँ से साथ साथ सीख सकते हैं कि जो विषुवत रेखा है इसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में। अब देखिए विषुवत रेखा के ऊपर में 23.5 डिग्री तक, तो 23.5 डिग्री में कौन सी रेखा आ जाती है, कर्क रेखा आ जाती है। और विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री में कौन सी रेखा आ जाती है, मकर रेखा आ जाती है। तो इनके बीच में जो क्षेत्र पड़ता है इसमें हल्की गर्मी अधिक पड़ती है और इसीलिए इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंध। तो ये जो क्षेत्र आप देख लिए इसे हम क्या कहेंगे, उष्णकटिबंध कहेंगे। अब उष्णकटिबंध के बाद आप देखें ये रहा आपका कर्क रेखा, और कर्क रेखा के बाद यानी 23.5 डिग्री लाइन के बाद अगर आप पृथ्वी में ऊपर बढ़िएगा, कहाँ तक जाइएगा, 66.5 डिग्री तक। और जैसे ही आप 66.5 डिग्री में पहुंचेगा तो कौन सी रेखा आ जाएगी, हमारा उत्तरी ध्रुवीय वृत्त आ जाएगा। और उसी प्रकार से अगर आप मकर रेखा से नीचे आते हैं और मकर रेखा में कहाँ तक पहुंचिएगा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा में, और यहाँ पर कौन सी रेखा आ जाएगी, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है ये हल्का ठंड रहता है, यहाँ पर आपको ठंडी देखने को मिलेगा और इसीलिए हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। अब हमारे पास शीतोष्ण कटिबंध अगर हम बोलेंगे तो हमारे पास 2 शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। एक वह एरिया जो कर्क रेखा और उत्तरी शीत कटिबंध, माफ कीजिए, उत्तर ध्रुवीय वृत्त के बीच है, और दूसरा है जो है मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच है। तो इन दोनों में अंतर करने के लिए जो शीत कटिबंध उत्तर में है हम उसे उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं, और जो कटिबंध दक्षिण में है हम उसे दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। अब आज सवाल एक इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आप हमें बताइए कि उत्तरी शीत कटिबंध कहाँ पर है। तो आपको ऐसे ही मैप में नहीं दिखाना है, आपको लिख के बताना है। तो आप कैसे लिख के बताइएगा, तो आप लिखिएगा कि उत्तरी शीत कटिबंध कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवीय वृत्त के बीच में है, जो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र पृथ्वी पर मौजूद है। अब अगर आप उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से ऊपर जाते हैं तो ये पूरी तरह से शीत कटिबंध कहलाता है, और अगर आप दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त से नीचे आते हैं तो ये क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। फिर से हमारे सामने सवाल वही आता है, जो ऊपर वाला है उसे हम उत्तरी शीत कटिबंध कहेंगे, और जो दक्षिणी भाग में है उसे हम दक्षिणी शीत कटिबंध कहेंगे। कहाँ तक है, तो ये उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से लेकर के उत्तर ध्रुव तक है, और जो दक्षिण में मौजूद है वो दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक मौजूद है। और ध्रुव में आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, बर्फ देखने को मिलेगा। कारण इसका यही है कि इस क्षेत्र में आपका जो धूप है बहुत ज्यादा तिरछा पड़ता है, और तिरछी धूप के कारण धूप में उतना तेजी नहीं रहता है और वह उतना गर्मी वहां पर फैला नहीं पाती है, और यही कारण है कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर बर्फ देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश बताने भूल गया। तो ये देखिए, ये जो इक्वेटर लाइन है, जो ऊपर वाला जो कर्क रेखा है उसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जो मकर रेखा है उसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, उसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ऊपर में आ जाइएगा आर्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच में थोड़ी कम ठंडी पड़ती है, थोड़ी कम गर्मी पड़ती है, हल्का ठंडा पड़ता है, तो इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। उसी प्रकार से नीचे भी आपको मिलेगा एक टेम्परेट जोन, और सेम आप आर्कटिक सर्कल के ऊपर जाइएगा जिसे हम उत्तरी ध्रुवीय वृत्त कहते हैं। तो ऊपर जब जाइएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेम्परेचर, क्या थोड़ा बहुत नहीं, बर्फ की जगह से मिलेगा। इसको हम पोलर जोन कहते हैं या फ्रोजन जोन कहते हैं। फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ, तो यहाँ बर्फ जमा हुआ रहता है इसलिए हम इसको फ्रोजन जोन भी कहते हैं। नीचे वाला भी आपको ध्रुव के पास मिलता है, ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, और इसीलिए हम इसे पोलर जोन अंग्रेजी में कहते हैं, या तो हम कहते हैं फ्रोजन जोन। तो ये था हमारा कटिबंध और जो अक्षांश रेखा है उसके बीच का क्षेत्र। अब अक्षांश रेखा को पढ़ने के बाद हमारे पास अगला जो चीज बचता है वह है देशांतर रेखा पढ़ने के लिए। तो आइए अब हम लोग देशांतर रेखा पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने आपको महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के विषय में भी पढ़ा दिए। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन कौन था, सबसे पहले है 0 डिग्री जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, फिर आता है 90 डिग्री जिसे हम उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और अगर दक्षिण में है तो हम इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसके अतिरिक्त 4 और महत्वपूर्ण जो है अक्षांश रेखाएं हैं, जिसमें से पहला जो उत्तरी गोलार्ध में है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कितना डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, माफ कीजिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त के बाद 66.5 डिग्री उत्तर में जो है उसे हम उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं, और जो दक्षिण में मौजूद है उसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त।
अब आइए पृथ्वी के ताप कटिबंध भी आपको बता दिए। उष्ण कटिबंध, यहाँ पर सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसलिए हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है और यहाँ पर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा मिलता है। लिखने के लिए लिखिएगा कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है एक बार दोपहर में सिर पर होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। उसी प्रकार से जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद का क्षेत्र है, कहाँ तक, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त के बीच और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच। जो अभी हम आपको मैप में दिखाएं वही सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तापमान जो है मध्यम रहता है, मध्यम का मतलब होता है हल्का कम रहता है। और अगर बउआ थोड़ा नीचे आ जाइएगा तो ये जो आपको ध्रुव के आसपास का एरिया मिलता है, यहाँ बहुत ठंड जो है बहुत होती है और इसके चलते यहाँ पर जो है बर्फ भी पड़ती है। और यहाँ सूर्य जो है क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आता है। क्षितिज से ज़्यादा, क्षितिज को आसमान कहते हैं, तो क्षितिज का मतलब आकाश होता है। आकाश का ही पर्यायवाची शब्द क्षितिज है, तो इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, यानी कि मैक्सिमम समय में यहाँ पर आपको धूप जो है कम देखने को मिलता है और इसीलिए हम इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। तो ये हो गया अक्षांश रेखा और अक्षांश रेखा के आसपास का क्षेत्र। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के विषय में। देशांतर रेखाएं भी सेम है पृथ्वी की, ये किस तरह से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई है। तो ये रहा उत्तरी ध्रुव और इसके नीचे यहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। अब चूंकि जब हम लोग अक्षांश रेखा खींच रहे थे तो हमारे पास एगो मिड पॉइंट था, यानी कि बीच में रेखा था, जिस रेखा को हम सेंटर मान के 1 2 3 ऐसे करके खींच रहे थे। पृथ्वी जो है गोल है और उसमें अगर हम देशांतर रेखा जब खींचते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि बीच वाली रेखा कौन सी है, क्योंकि किसी भी गोल आकृति में जब आप रेखा खींचते हैं तो वो सब आपको जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिखाई देता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी, जो 6 क्लास के ज्योग्राफी का एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। उसका दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इस पूरे चैप्टर्स में हम लोग अक्षांश रेखा के विषय में पढ़ेंगे और साथ ही साथ देशांतर रेखा के विषय में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इनका क्या प्रयोग है। ये मेरा दूसरा चैप्टर है। इससे पहले अगर आप पहला चैप्टर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से उस चैप्टर को आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में भी आपको बताया था, ना केवल मैं आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा बल्कि साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर बनता है उन सभी क्वेश्चन और आंसर्स को भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। स्वागत है आपका अभी क्लासेस में और मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं आप सबों के पर्सनल सवालों के जवाब भी इन सोशल मीडिया पर दे सकता हूँ। तो अगर आपने मुझे अभी तक इन सोशल मीडिया पर नहीं फॉलो किया है तो जाइए और मुझे फॉलो कीजिए और मुझसे जुड़े हुए किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब आइए हम लोग पीडीएफ पर आते हैं। तो हम लोग पीडीएफ पर आ चुके हैं और हमारा चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि हमें सबसे पहले समझना होगा कि ग्लोब होता क्या है। तो हमारे पहले पैराग्राफ के पहले लाइन में हमें इस सवाल का जवाब दे दिया गया है कि ग्लोब कुछ नहीं है बल्कि ये पृथ्वी का एक लघु रूप है। पृथ्वी जो होता है वह बहुत बड़ा है और पूरे पृथ्वी को हम एक बार में नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत बार बच्चे ये बोल देते हैं कि अगर मैं चंद्रमा पर चले जाऊं, अगर मैं मंगल ग्रह पर चले जाऊं तो क्या मुझे पूरी पृथ्वी एक बार में दिखाई देगी? तो इसका जवाब है नहीं, आप पूरे पृथ्वी को एक बार में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का आकार ही इतना बड़ा है कि आप एक बार में केवल पृथ्वी के एक भाग को देख सकते हैं और जब आप दूसरे भाग को देखिएगा तो वह जो दूसरा भाग है पृथ्वी के पीछे हो जाएगा और इसीलिए केवल आप एक भाग को ही देख सकते हैं। इसीलिए पूरे पृथ्वी को देखने के लिए, समझने के लिए कि उसमें अलग अलग स्थान, अलग अलग महादेश, सागर, महासागर कहाँ पर अवस्थित है, इसके लिए हमें जिसकी मदद लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु रूप है। साथ ही साथ ये इस पूरे वाक्य को हम लोग इस तरह से बोलेंगे कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी ग्लोब जो है पृथ्वी का सबसे छोटा रूप तो है ही, साथ ही साथ जिस प्रकार से वास्तव में हमारी पृथ्वी दिखती है वैसा ही सेम टू सेम इसे बनाया गया है, इसलिए हम इसे कहते हैं वास्तविक प्रतिरूप। अब हमारे मन में सवाल आता है कि ग्लोब क्या अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं?
तो इसका जवाब होगा ग्लोब जो है विभिन्न आकार के हो सकते हैं एवं विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार ग्लोब को बहुत ही बड़े बना सकते हैं, लेकिन बड़े ग्लोब में जो दिक्कत होता है वो होता है कि आप इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। इसके लिए कुछ छोटे और गुब्बारे जैसे जो है ग्लोब का भी निर्माण किया गया है। तो गुब्बारे जैसे ग्लोब में होता है क्या, एक गुब्बारा है, उसे आसानी से हवा भर के आप एक गुब्बारा को ग्लोब में बदल सकते हैं और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ये हो गया ग्लोब के विषय में। अब हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती है, तो यह ग्लोब भी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो इस पृथ्वी के जो अर्थ है यानी कि ग्लोब है, उसे भी इस प्रकार से बनाया जाता है कि ये अपने अक्ष पर क्या होती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है। ओके, तो आइए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अक्ष आपको बता ही दिया कि अक्ष क्या होता है, वह एक काल्पनिक रेखा है जिस पर जो पृथ्वी है क्या है, वास्तव में घूमती है। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है वास्तव में जो है अपनी सीधी स्थिति में नहीं है। यहाँ पर हमने सुई बोला गया, लेकिन आप एक्चुअल में जानते हैं कि पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का सुई नहीं है। तो क्या करती है, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो एक क्या है, काल्पनिक रेखा है। अब ये काल्पनिक रेखा होता है क्या, आप इसे इस छोटे से बात से आप समझिए। मान लेते हैं कि ये हमारा एक लट्टू है और लट्टू क्या कर रहा है, अपने इस सुई पर क्या कर रही है, घूम रही है। तो ये जो सुई है इस लट्टू के लिए अक्ष हो गया और इस सुई की मदद से लट्टू जो है अपने एक फिक्स पाथ में घूम रही है। तो अगर आप सुई को थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो सुई कुछ आपका इस प्रकार से दिखाई देगा, जो लट्टू के इस पार से उस पार हो जाएगा सीधा। लेकिन अगर आप पृथ्वी की कल्पना करते हैं तो पृथ्वी के पास कोई सीधा सुई नहीं होकर के एक टेढ़ी सुई है जो पृथ्वी को क्या करती है, घुमाती है। यानी कि पृथ्वी जो है कुछ टेढ़ी अवस्था में घूमती है, यानी कि इस सुई पर घूमती है जो काले रंग में आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पृथ्वी को बीचों बीच कोई सुई नहीं है, बल्कि ये हमारी कल्पना की एक रेखा है जिसे हम काल्पनिक रेखा कहते हैं और इसे ही क्या कहा गया है, अक्ष कहा गया है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि अक्ष होता क्या है, तो बोलेगा कि पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूमती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। हम सभी जानते हैं एक और काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है, ग्लोब को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। यानी यह भी एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। अब हमारे चैप्टर्स में एक विषुवत रेखा दिया गया और दूसरा परिभाषा दिया गया अक्षांश का, जिसे समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर हम इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। तो देखिए, विषुवत वृत्त जिसे जो पृथ्वी को क्या करती है, दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। तो अगर हम विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अगर खींच देंगे तो वह सभी समानांतर वृत्त क्या कहलाएगी, अक्षांश, यानी कि समानांतर रेखाएं कहलाएगी। और ये जो विषुवत वृत्त है ये एक और कार्य करती है, पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। एक को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दूसरे को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा भाग। अब इसे समझने के लिए आइए हम लोग प्रेजेंटेशन में आते हैं और इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लाल लाइन में आपको दिख रहा होगा जिसे मैंने काले रंगों से दोहरा दिया। तो ये जो लाइन है इसे ही हम कहते हैं विषुवत वृत्त और इसके समानांतर आपको सादे रंग की जो लाइन दिख रहा है ये सभी लाइन क्या कहला रही है, अक्षांश रेखा कहला रही है। अब हम इसे बोल रहे हैं रेखा और इस लाल वाले को बोल रहे हैं वृत्त। तो एक्चुअल में ये जितने भी रेखाएं हैं वो रेखा नहीं है बल्कि एक वृत्त है, जिसे आप इस फोटो में समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जिसे हम बोल रहे हैं विषुवत रेखा, जिसे इंग्लिश में इक्वेटर लाइन लिखा गया है, ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है और चारों ओर जब पृथ्वी का एक चक्कर ये लगा रहा है तो ये किसका निर्माण कर रहा है, ये वृत्त का निर्माण कर रहा है। तो सभी समानांतर रेखाएं जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, असल में वो रेखा नहीं होकर के वो एक क्या है, वृत्त है। तो कभी कभी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि सभी अक्षांश रेखाएं वृत्त है, तो इसका जवाब दीजिएगा हाँ, सभी अक्षांश रेखाएं क्या है, वह एक वृत्त का निर्माण करती है जो पृथ्वी के एक छोर से शुरू होती है, फिर एक चक्कर लगा करके वो फिर पृथ्वी के उसी छोर में आकर के मिल जाती है। तो ये बीच वाला लाइन क्या बन गया, ये बन गया विषुवत रेखा, या तो हम इसे विषुवत वृत्त कहते हैं।
अब इस विषुवत वृत्त के जो ऊपर वाला भाग है, आप समझिए कि एक क्रिकेट का गेंद है जिसे हमने दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया। तो जो ऊपर वाला भाग है, चूंकि ये उत्तर दिशा में है, इसीलिए हम इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और साथ ही साथ जो नीचे वाला भाग है वह दक्षिणी भाग में है, इसीलिए हम इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और गोलार्ध का अर्थ हमने आपको बता दिया, गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा भाग। तो इस प्रकार से विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी को दो बराबर बराबर भाग में बांट देती है। एक को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, अंग्रेजी में इसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, और दूसरा भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और इंग्लिश में इसे साउथर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। अब इसे समझने के बाद आप इस चीज को समझिए कि विषुवत वृत्त के ऊपर जितनी भी रेखाएं हैं, वो यहाँ पर जो विषुवत रेखा है इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। चूंकि जो भी रेखा है, आप ये समझिए कि इस पृथ्वी पर यह दिशा पश्चिम है और यह दिशा क्या है, ओके गलती लिखा गया, उल्टा लिख देते हैं, सॉरी। यह दिशा क्या है, पूर्व है, और यह दिशा क्या है, पश्चिम है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी पर खींची गई है या तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, ये सभी एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा का मतलब है कि पृथ्वी पर एक्चुअल में ऐसा कोई भी रेखा नहीं खींचा गया है, ये हमारी सिर्फ कल्पना है, और ऐसे ही रेखाओं को हम काल्पनिक रेखा कहते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी पर ये रेखाएं कैसे खींची गई है। तो मान लीजिए कि यह जो है पृथ्वी का सतह है, और इस सतह पर अब हम लोग क्या बनाएंगे, कौन बनाएंगे। तो यहाँ पर एक लाइन खींचा गया, और इस लाइन की मदद से जिस प्रकार से हम लोग प्रोटेक्टर यानी डिवाइडर की मदद से एक कौन बनाते हैं, तो यहाँ पर एक कौन बनाया गया। असल में एक जो आधा सर्कल होता है अर्धवृत्त 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लेते हैं कि हमने इस चाप की मदद से यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाया। 60 डिग्री का कोण जो है हमने पूर्व दिशा में बनाया, और 60 डिग्री का कोण हमने पश्चिम दिशा में भी बनाया, और इस प्रकार से ये बिंदु से 60 डिग्री के कोण को पश्चिम में और 60 डिग्री का कोण पूरब में खींच दिए। और ये दोनों ही बिंदु जहां पर मिला, वहां दोनों ही बिंदु को मिला करके हमने पृथ्वी के चारों ओर एक रेखा खींच दिया, और हमने बोला यह जो रेखा है यह 60 डिग्री अक्षांश रेखा है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाया पश्चिम की ओर, और फिर हमने 45 डिग्री का कोण बनाया पूरब की ओर, और इन दोनों ही लाइन को क्या कर दिए, मिला करके एक रेखा खींच दिए, और हमने बोला कि हमने यहाँ पर बनाया 45 डिग्री अक्षांश रेखा। और इस प्रकार से हमने 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए पृथ्वी के ऊपर में 90 डिग्री तक का कोण बनाया। चूंकि 180 डिग्री का तो कोण वृत्त बनाता है, लेकिन हम दोनों ही तरफ से कोण बनाते हुए गए तो 180 डिग्री आधे समय में ही बन गया, यानी कि केवल और केवल 90 डिग्री तक का कोण बना। तो इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर में आपको 90 अक्षांश रेखाएं मिलती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते। और अगर हम लोग नीचे आते हैं तो नीचे भी सेम हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके 90 डिग्री तक का कोण मिलता है, और इसमें 90 अक्षांश रेखाएं भी मिल जाती है। और यहाँ पर वही चीज़ बताने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 80 डिग्री 70 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री 40 डिग्री, यानी कि ये विषुवत रेखा हमने 0 डिग्री पर रखा, और 0 डिग्री के बाद हमने 10 डिग्री पर कोण बनाया, और फिर उससे हमने वृत्त खींच दिया, फिर 20 डिग्री पर बनाया, और फिर 20 डिग्री से वृत्त खींच दिया। और इस प्रकार से हमने 90 डिग्री तक का कोण ऊपर बनाए, तो ऊपर हो गया 90, और नीचे भी कितना रेखा हो गया, 90 रेखाएं हो गई। तो अगर आप हमसे पूछिएगा कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देखिए 90 रेखाएं ऊपर होगी और 90 रेखाएं नीचे होगी, और एक ये 0 डिग्री वाला जिसे हम विषुवत रेखा कह रहे हैं, ये 0 भी एक रेखा है, तो यहाँ पर एक और रेखा हो जाएगी। तो 90 और 90 180, और एक और रेखा जो 0 डिग्री से हो रहा है, तो कुल मिलाकर के 181 जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है। अब एक और चीज हमें यह कंफ्यूजन करता है, क्योंकि अगर आप पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी के यानी कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर भी आपको 10 20 30 40 50 ऐसे 90 तक लाइन मिलता है, और नीचे भी 10 20 30 50 ऐसे 90 तक लाइन मिलता है। और अगर हमने आपको बोला कि आप 30 डिग्री के लाइन को दिखाइए, तो 30 डिग्री वाला लाइन तो ऊपर में भी है, और 30 डिग्री का लाइन जो है वो नीचे में भी है, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है।
तो इसको अंतर करने के लिए जो भी लाइन उत्तरी गोलार्ध में है उसके साथ हमने एन लिख दिया, यानी कि पता चल जाए कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। एन का मतलब होता है नॉर्थ, और हिंदी में कभी कभी एन के जगह पर हरसहु भी लिखा हुआ रहता है, क्योंकि हरसहु का मतलब होता है उत्तरी, यानी कि उत्तरी अक्षांश रेखा। उसी प्रकार से जो भी रेखा दक्षिण में है, जैसे यहाँ पर 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, तो हमने दक्षिणी के साथ एस लगा दिया, क्योंकि एस का मतलब होता है साउथ, या फिर हम 70 डिग्री के साथ दौ लिख दिए तो दौ का मतलब भी हो गया दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। अब इस अंतर को समझने के लिए आप इस फिगर को देखिए, और माफ कीजिए हम लोग इस मैप में आते हैं ताकि हम लोग समझ सकें। देखिए इस मैप में भी हमारे सामने बहुत सारी रेखाएं क्या होती, खींची हुई रहती है। तो ब्राजील में अगर कोई शहर है, एक शहर है जो हमारा 20 डिग्री अक्षांश रेखा में अवस्थित है, तो हम बोलेंगे चूंकि ये जो ब्राजील देश है वह विषुवत रेखा के बिल्कुल ही नीचे अवस्थित है, इसका कुछ ही भाग विषुवत रेखा के ऊपर है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, तो 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पर है। और कोई भी शहर अगर ब्राजील में है तो हम उसके साथ लगाएंगे एस लगाएंगे, या तो हम दो लगाएंगे, यानी वह 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर है। और एक शहर महाराष्ट्र में है और हमारा जो भारत है वह विषुवत रेखा के बिल्कुल ही ऊपर है, यानी कि महाराष्ट्र में अगर कोई भी शहर होगा तो उसके साथ या तो उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ रहेगा या तो एन लिखा हुआ रहेगा। और यही जो है एक उदाहरण हमारे किताब में भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे किताब में यह दिया गया है कि एक शहर है महाराष्ट्र में जगह का नाम है चंद्रपुर, और एक और जगह है ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका का देश है, वहां पर है बेलो होरिजेंटो, और ये दोनों ही 20 डिग्री अक्षांश पर मौजूद है। तो हम कैसे इसे बताएंगे, तो हम बोलेंगे कि ये जो चंद्रपुर है वह महाराष्ट्र में मौजूद है, और चूंकि हमारा जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मौजूद है। और अगर हम बोलेंगे कि जो ब्राजील का बेलो होरिजेंटो शहर है वह 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अवस्थित है। और इस प्रकार से हम समझ जाते हैं कि अक्षांश रेखा का जो एक्चुअल मकसद होता है दो स्थानों के बीच दूरी को बताने के लिए कि वो कहाँ पर मौजूद है, लेकिन केवल एक लाइन से ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर न केवल महाराष्ट्र और न केवल ब्राजील है, बल्कि इसमें और भी बाकी देश, बाकी शहर और बाकी क्षेत्र आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें एक और लाइन की जरूरत होती है जो दोनों मिल करके एक जगह पर आएगा, और फिर हम बता पाएंगे कि वो एक्चुअल स्थान कहाँ पर मौजूद है। तो इस प्रकार से हमें एक और लाइन की जरूरत होती है, और वह लाइन कौन सी है, वह है देशांतर रेखा। तो अभी तक हमने आपको जो रेखा पढ़ा है वह है अक्षांश रेखा, और अब रेखा आएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को टच करेगा उसका नाम हो जाएगा देशांतर रेखा। अब देखिए इन दोनों ही रेखाओं का केवल हम लोग दूरी दिखाने के लिए नहीं प्रयोग करते हैं, बल्कि इसका एक और प्रयोग है। तो सबसे पहला प्रयोग है अक्षांश रेखा का प्रयोग हम लोग देखते हैं। अक्षांश रेखा को कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को इंगित करने के लिए भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि हमारा जो पृथ्वी है उसमें कुछ महत्वपूर्ण लाइन है, तो उन लाइन को पहले आपको दिखा देते हैं वो कहाँ पर अवस्थित है। तो ये देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच की जो काल्पनिक रेखा है उसका नाम है विषुवत रेखा, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री से ऊपर हम आप सभी जानते हैं ऊपर में उत्तरी अक्षांश रेखा है, और 0 डिग्री के नीचे है वो जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है जो दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई है। अगर आप उत्तर में जाते हैं और उत्तर में आप 23 डिग्री एंड हाफ यानी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा को, माफ कीजिए अक्षांश रेखा को देखते हैं, तो इसका नाम रखा गया है कर्क रेखा। यानी उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा का एक और नाम है और वह है कर्क रेखा। उसी प्रकार से अगर आप दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा का एक और नाम है और उसका नाम है मकर रेखा। अब हम लोग 23.5 डिग्री से ऊपर जाते हैं और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को टच करते हैं। इसका नाम है उत्तर ध्रुव वृत्त। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं असल में वो क्या है, एक वृत्त का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम इसे रेखा भी कह सकते हैं और वृत्त भी कह सकते हैं।
उसी प्रकार से जब हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो हम 66.5 डिग्री एक और लाइन पाते हैं और इसका नाम है दक्षिण ध्रुवीय वृत्त या दक्षिण ध्रुव वृत्त इसका नाम पड़ गया। तो इस प्रकार से कितने लाइन हो गए? 6 लाइन हो गए। एक है कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, 2 हो गया, एक है दक्षिणी ध्रुव और एक है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, 4 हो गया, और एक है विषुवत रेखा, 5 हो गया। अच्छा 6 नहीं 5 होता है, और 2 और मिल जाता है हमारे सामने। एक है जो है उत्तर में ध्रुव होता है जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं जो 90 डिग्री है, और उसी प्रकार से नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने आता है दक्षिणी ध्रुव जो 90 डिग्री को दर्शाता है। तो पूछेगा उत्तरी ध्रुव कितने डिग्री को दर्शा रहा है, तो बोलेगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और दक्षिणी ध्रुव किसको दर्शा रहा है? वह 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दर्शा रहा है। अब इन सभी टर्म को आपको हम अंग्रेजी में बता देते हैं ताकि आप कभी अंग्रेजी भी पढ़े तो दिक्कत नहीं हो। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को अंग्रेजी में इक्वेटर कहा जाता है, और कर्क रेखा को अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और वही 23.5 डिग्री मकर रेखा को हम लोग इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और अगर हम लोग 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर चलते हैं तो उसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और अगर हम लोग नीचे आते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखा 66.5 डिग्री तो उसे हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। अब इस सभी रेखाओं का क्या प्रयोग है हम इसे समझते हैं। देखिए, हमने महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय वृत्त। इन 4 महत्वपूर्ण रेखाओं के विषय में पढ़ लिए। अब इस चीज को समझते हैं कि इन सभी रेखाओं का क्या काम है। तो देखिए, ये आपको एक कागज का शीट दिख रहा है और इसमें टॉर्च जो है वो सीधा प्रकाश डाल रही है। तो इस पिक्चर के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीधी सतह पर, यानी कि ये जो सतह दिख रहा है आपको ये पूरा का पूरा सीधा सतह है, तो इसमें टॉर्च का प्रकाश बहुत ही तेजी से पड़ रहा है और साथ ही साथ कम क्षेत्र पर फैलता है। और वही आप ऐसा कल्पना कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश जो है वो तिरछा पड़ रहा है जब सतह को हमने क्या कर दिया, तिरछा कर दिया। तो आप इस चीज को तो समझ ही सकते हैं कि प्रकाश जो है वो कम तेज होगा, यहाँ थोड़ा हल्का तेज हो सकता है, लेकिन ये वाला जो इलाका है वो थोड़ा टॉर्च से दूर हो जाता है, जिसके चलते इन क्षेत्र में जो है धूप की मात्रा या लाइट की मात्रा कम होगी, परंतु इसका क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, यानी कि अधिक क्षेत्र में फैलता है। सेम चीज हमारी पृथ्वी के साथ होता है। हमारी पृथ्वी भी क्या करती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सूरज है और हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगा रही है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है, और इस झुकाव के चलते पृथ्वी का जो इस भाग में जो बीच वाला भाग है वहां पर अत्यधिक धूप पड़ता है, जबकि जो ध्रुव का क्षेत्र है वहां पर आप देख सकते हैं हल्का सा क्या होता है, तिरछा धूप पड़ता है। और तिरछा धूप में क्या हो रहा है, धूप हल्का सा कम तेज पड़ता है और साथ ही साथ इसमें बहुत ही कम तेज पड़ता है और साथ ही साथ प्रकाश जो है वो थोड़ा दूर तक फैल जाता है। सेम चीज जब इस स्थिति में आता है तो वही होता है कि इस वाले में भी जो बीच वाला सेंटर है उसमें जो धूप है वो थोड़ा तेज पड़ता है, जबकि जो किनारे वाला एरिया है वहां पर जो है धूप तिरछा पड़ता है। उम्मीद आपको ये चीज समझ में आया होगा। और इसी के आधार पर चूंकि बीच वाला एरिया में धूप अधिक पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आपको गर्मी भी अधिक देखने को मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आया हमारा, कटिबंध किसे कहते हैं? तो सिंपल है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और उसके नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा है। तो ऊपर में ये जो है ये अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे ये भी एक अक्षांश रेखा है, और इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, कटिबंध कहेंगे। तो 23.5 डिग्री यानी मकर रेखा और कर्क रेखा, ओके ना, इन दोनों के बीच का क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी थोड़ी अधिक लगती है। जैसे ही कर्क रेखा को पार करते हैं हल्का थोड़ा कम गर्मी लगता है, तो इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। चूंकि कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग और मकर रेखा के नीचे वाले भाग में सेम कंडीशन होता है, इसीलिए इसका नाम भी शीतोष्ण कटिबंध यानी कि सेम ही नाम रहता है।
चूंकि जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है उसे हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है हम उसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उसी प्रकार से 66.5 डिग्री के बाद वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा ठंड रहता है, यहाँ पर आपको शीत वाला जो है टेम्परेचर मिलेगा, इसलिए उत्तर में अवस्थित को उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं, और जो दक्षिण में अवस्थित है उसे हम दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। उम्मीद है आपको कटिबंध समझ में आ गया होगा। अगर इसका अंग्रेजी नाम देखा जाए तो जो जिसे हम लोग हिंदी में उष्ण कटिबंध कहे थे उसे अंग्रेजी में ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है, और जिसे हमने हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध कहा था उसे अंग्रेजी में टेम्परेट जोन कहा जाता है। दोनों का ही नाम टेम्परेट जोन है। आप इसके लिए नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और साउथर्न टेम्परेट जोन लिख सकते हैं। और जो पोल के पास है, पोल इंग्लिश में जो ध्रुव होता है ना उसे पोल कहते हैं, तो पोल के पास जो क्षेत्र होता है उसे पोलर जोन कहा जाता है, और नीचे वाले को भी पोलर जोन कहा जाता है। यहाँ पर भी आप अपने सहूलियत के लिए नॉर्दर्न पोलर जोन और नीचे वाले को साउथर्न पोलर जोन आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया उष्ण कटिबंध क्या होता है और शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। अगर किताब में देखा जाए तो किताब में भी सेम चीज लिखा हुआ है। जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है इसके बीच जो है सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसीलिए हम इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। सेम चीज कर्क रेखा के बाद वाला क्षेत्र और मकर रेखा के बाद का जो क्षेत्र होता है, इन अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पर कभी भी सिर के ऊपर नहीं होने के चलते उतनी गर्मी हमें महसूस नहीं होती है। ध्रुव के तरफ सूर्य की किरण तिरछी होती है, और इस टॉर्च की मदद से हम लोग समझ चुके हैं कि जब तिरछी प्रकाश होती है तो इस प्रकाश का थोड़ा सा हमें कम महसूस होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में तापमान क्या होता है, मध्यम रहता है। मध्यम का मतलब उतना भी टेम्परेचर अधिक नहीं रहता और उतना कम नहीं रहता है, मध्यम रहता है, और इसीलिए इन क्षेत्रों को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब अंतिम वाला जो है शीत कटिबंध है। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के पास तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच यहाँ पर ठंड बहुत होती है। और आपको पता है कि ध्रुव के पास हमें बहुत ज़्यादा बर्फ भी देखने को मिलता है। तो कभी कभी हमें सवाल यह पूछा जाता है कि पृथ्वी के ध्रुवों के पास बर्फ क्यों पाया जाता है। तो इसका एक्चुअल रीजन यही है कि यहाँ पर धूप जो है बिल्कुल तिरछी पड़ती है, यह बिल्कुल ना के बराबर पड़ती है। सूर्य जो है यहाँ क्षितिज से ऊपर नहीं आता है। क्षितिज जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आसमान का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि यहाँ पर आसमान में जल्दी सूर्य जो है वो ऊपर में दिखाई नहीं पड़ता है। ऊपर में दिखाई का मतलब आप समझिए यहाँ पर आप खड़े हैं और ये आपका क्षितिज है। क्षितिज का मतलब आपका आसमान है और सूरज यहाँ पर नहीं आ रहा, ओके ना, यहाँ पर, ठीक है। ये ऊपर में दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ तक ही रहता है, यानी कि इन क्षेत्रों तक ही रहता है, ये ऊपर में नहीं होता। अगर आप कह सकते हैं भारत के किसी भी एरिया में रहते हैं तो आपको ये पता होगा कि सूरज जो है वो आपके सिर के ऊपर मंडराता है कभी ना कभी दोपहर में भी। तो ये कारण इसका यही है कि हम लोग जो है मकर रेखा के जो कर्क रेखा के आसपास के एरिया में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, इसीलिए हम लोग को इस तरह का जो है सिचुएशन देखने को मिलता है। और अगर आप दक्षिण भारत में रहते हैं तो वहाँ पर आपके सिर के ऊपर ही मंडराएगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पर थोड़ा जो विषुवत रेखा के और करीब आ जाते हैं, और इसीलिए तो ये हम बता दिए, ओके ना। तो यहाँ पर जो बोल रहे थे ध्रुव में, यहाँ पर इसीलिए कैसा मौसम रहता है, शीत का मौसम है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब आइए देशांतर रेखा के विषय में। तो हम पहले ही आपको बता दिए कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का प्रयोग न केवल समय दूरी के लिए बल्कि इसका एक और उपयोग होता है। तो अब हम लोग समय का प्रयोग देखते हैं। तो सबसे पहले देशांतर रेखा होता क्या है, तो ये देखिए हम लोग समझ चुके हैं उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। तो कुछ रेखाएं उत्तर ध्रुव से शुरू करते हैं और दक्षिण ध्रुव तक क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो जो रेखा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक गया है उस रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अब हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल है, गेंद की तरह है, और जो देशांतर रेखा खींचते हैं तो इसमें कोई भी देशांतर रेखा ऐसा नहीं है जो पृथ्वी को दो बराबर बराबर भाग में नहीं बांटता है, क्योंकि कोई भी रेखा अगर हम खींच देंगे तो वो पृथ्वी को दो बराबर बराबर भाग में बांट देगा। इसलिए हमें एग्जैक्ट पता नहीं रहता है कि कौन सी रेखा से गिनती शुरू करें। इसलिए गिनती को सही तरीके से मानने के लिए
हमने क्या किया, एक बहुत ही माप ले लिया और उस माप को कहते हैं ग्रीनविच लाइन। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि अक्षांश यानी कि समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर रेखा यमोत्तर की लंबाई समान होती है। यानी अक्षांश रेखा की सभी लंबाई समान नहीं होती है। आप इस फिगर की मदद से समझिए कि ये वाला जो लाइन आपको, ओके हम पीछे चल जाते हैं प्रेजेंटेशन में। ये जो बीच वाला लाइन आपको दिख रहा है, ये बीच वाला लाइन विषुवत रेखा है और इसकी लंबाई थोड़ी अधिक है। वही अगर आप ध्रुव के पास जाइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू विषुवत रेखा। यानी अक्षांश रेखा की सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं है। जो विषुवत रेखा के पास है उसकी लंबाई अधिक है और जो ध्रुव के पास है उसकी लंबाई क्या है, कम है। जबकि देशांतर रेखा के साथ ऐसा नहीं होता है। सभी देशांतर रेखा एक ही लंबाई के हैं और साथ ही साथ इसमें हमें यह व्यक्त करना कठिन होता है कि इसमें मुख्य संख्या किसको दे, यानी कि गिनती कहाँ से शुरू करें। तो सभी देशों ने मिलकर के यह निश्चय किया कि हम ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से जो लाइन गुजरती है हम उस यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो क्या करेंगे, देखिए ये है प्रमुख यमोत्तर। ये जो डॉट लाइन में आपको दिख रहा है ये क्या है, प्रमुख यमोत्तर। और ये कहाँ से गुजरता है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर के गुजरता है। तो इंग्लैंड कहाँ पर है, ब्रिटेन में ही, हम जानते हैं ब्रिटेन को इंग्लैंड कहते हैं। और ब्रिटिश के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरता है और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, गिनती शुरू कर रहे हैं। तो यही लिखा है, यहाँ से क्या करेंगे, पूरब। ओके, तो पूरब दिशा किधर है, ये वाला जो दिशा है ये पूरब दिशा है। तो इधर भी गिनती करेंगे पूरब की ओर और दूसरा है पश्चिम की ओर, और इधर भी गिनती करेंगे पश्चिम की ओर। ओके, तो इस प्रकार से ये वाला जो ग्रीनविच लाइन है ये हो गया 0 डिग्री और इधर होगा 1 2 3 4 5, ऐसे करते 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 पृथ्वी का एक चक्कर लगाएंगे। और उसी प्रकार से पश्चिम की ओर भी 1 2 3 4 करते करते हम लोग क्या करेंगे, एक चक्कर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हम देशांतर रेखाओं में कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, क्योंकि हम लोग अक्षांश रेखा तो समझ चुके हैं कि इसकी संख्या कितनी है, कुल मिलाकर के 181 है। तो अब हम लोग देखते हैं कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। सॉरी, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, तो इसमें देशांतर रेखा दिख रहा है लाल रंगों से, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। अब आप ऐसा कल्पना कीजिए कि हमने पृथ्वी को इस बीच वाले भाग से 2 भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया। जब हमने पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भाग में बांट दिया तो हमें क्या होगा, एक गोल सी आकृति मिलेगी जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। पीछे चले आते हैं, यहाँ पर है हमारा फिगर 100। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये इस प्रकार की आकृति का निर्माण कर रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी गणित आता है तो हम सभी जानते हैं कि ये जो आकृति है ये किसका निर्माण कर रहा है, ये एक आधा सा वृत्त का निर्माण कर रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जब एक सरल रेखा पर अर्धवृत्त का निर्माण होता है तो वह 180 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि अगर ये वाला लाइन, मैं सब पहले मिटा देता हूँ ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। तो हमने आपको यह बताया कि एक सरल रेखा पर अगर हम एक अर्धवृत्त बनाते हैं तो वह 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सरल रेखा है और इसमें ये क्या बना रहा है, एक अर्धवृत्त बना रहा है। यानी यहाँ पर 180 डिग्री है और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे करते 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 अगर हम ऐसे करते करते बिल्कुल इस छोर तक जाएंगे तो हम 180 क्या कर सकते हैं, देशांतर रेखा को खींच सकते हैं। उसी प्रकार से इस ओर से भी अगर हम जाएंगे तो यहाँ भी कितना खींच सकते हैं, 180 देशांतर रेखा खींच सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब हम 180 नंबर का देशांतर रेखा खींचेंगे तो वह इधर से भी जाते, यानी कि जब हम पश्चिम से जाएंगे तब भी 180 वही वाला लाइन होगा और जब हम पूरब से जाएंगे तब भी 180 जो है वही वाला होगा जहाँ पर हम पहले पहुंचे थे। यानी कि ये जो 180 और 180 है ये एक्चुअल में एक ही रेखा है, जो पश्चिम से जाने पर भी हमें वहां पर मिल रहा है और पूरब से जाने पर भी क्या हो रहा है, वहां पर मिल रहा है। और एक और लाइन यहाँ पर है 0 डिग्री। तो ये जो 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री वाला लाइन है, इन दोनों को मिला करके हम पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यहाँ पर वही हमारा लिखा हुआ है कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर जो है वो एक ही रेखा में स्थित है।
अब हम लोग समझ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पर क्या है, 180 डिग्री पश्चिम की ओर और 180 डिग्री जो है पूरब की ओर मिला करके जो है पृथ्वी को दो समान भागों में कर दिया है, बांट दिया गया है। और जिसमें से एक भाग को हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और दूसरे को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। जिस प्रकार से हम जो पृथ्वी को जब विषुवत रेखा से दो बराबर बराबर भागों में बांटे थे, तो उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते थे और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते थे। उसी प्रकार से अब हमने क्या किया, पूरब और पश्चिमी गोलार्ध में अपने पृथ्वी को क्या कर दिए, बांट दिए। यानी कि आप इस तरह समझिए, ये जो लाइन आपको दिख रहा है 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री के जो पूरब में होगा उसे हम पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे और जो पश्चिम में होगा हम उसे पश्चिमी देशांतर रेखा कहेंगे। और अगर हम दोनों ही रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को मिला देंगे, तो जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी में एक जाल दिख रहा है, इस प्रकार का एक जाल दिखेगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछेगा ग्रिड किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा अक्षांश रेखाओं और देशांतरीय रेखाओं यानी कि देशांतर यमोत्तर से जो जाल बनता है उसी जाल को हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। अब कोई भी स्थान हम आसानी से दिखा सकते हैं कि वो स्थान है कहाँ पर। जैसे कि असम में एक स्थान है जिसका नाम है धुबरी। यह 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो अगर हम 26 डिग्री इस प्रकार से, अब हम लोग प्रेजेंटेशन में आते हैं ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। तो आप देख सकते हैं ये एक हमारी पृथ्वी है और इसमें अक्षांश और देशांतर रेखा दोनों ही खींची गई है। तो हमारा कितना बोला गया था, हमारी किताब में बोला गया था सबसे पहले 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तर में अवस्थित होगा। तो ये हमारा अगर 20 डिग्री है तो 20 डिग्री से और 30 डिग्री के बीच में यहाँ मान लेते हैं कहीं हमारा 26 डिग्री देशांतर उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और दूसरा हमारा बोला गया है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो अगर मेरा यहाँ पर 0 हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं आसपास में 90 डिग्री होगा। और इस प्रकार से इन दोनों को जब मिला देंगे तो किस में आ जाएंगे, हम लोग एक पॉइंट में आ जाएंगे। और इस पॉइंट जो यहाँ जहाँ पर भी ये पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट में क्या हो जाएगा, वो स्थान मिल जाएगा असम का धुबरी। चूंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये अफ्रीका है इसलिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अगर एग्जैक्ट हम लोग मैप में आ जाते हैं तो आइए हम आपको मैप में लेके चलते हैं ताकि हम लोग इसे और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा मैप धुंधली दिखाई दे, लेकिन आपके लिए हम यहाँ पर लिख दिए ये वाला जो लाइन है यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जो है देशांतर रेखा खींची गई है। और हम सभी जानते हैं कि ये जो बीच वाला है, चूंकि यहाँ पर हमारा ब्रिटेन है और ब्रिटेन के ग्रीनविच से जो रेखा गुजरती है उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री के पश्चिम में होगा पश्चिमी देशांतर रेखा और पूरब में होगा पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये हो गया 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कुछ इस प्रकार से आई हुई है और ये इस प्रकार से नीचे की ओर गई हुई है। तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और दूसरा बोला गया था 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर हमारा विषुवत रेखा, ये रहा विषुवत रेखा 0 डिग्री वाला। और इससे ऊपर में अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इससे अगर हम मिला देंगे तो ये जहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर है असम का धुबरी इलाका। तो इस प्रकार से दोनों रेखाओं के जाल से, जिसे हम ग्रिड कहते हैं, की मदद से आसानी से हम किसी स्थान को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अब इसके अलावे हम जो देशांतर रेखा है इसका प्रयोग समय के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं कि देशांतर रेखा का प्रयोग समय देखने के लिए किस प्रकार से करते हैं। तो देशांतर और समय का क्या संबंध है, देखिए। देशांतर का मतलब है देशांतर रेखा। पहले तो आप ये समझिए कि हमारी जो पृथ्वी की गति है, चंद्रमा की जो अलग अलग गतियां हैं, ग्रहों की जो अलग अलग गति है, ये जो है समय मापने का सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि ये बदलता ही नहीं है। सूर्योदय होता है प्रतिदिन, सूर्यास्त भी हमारा प्रतिदिन होता है। तो इसीलिए हमने इसका उपयोग किया समय को मापने में। तो चूंकि सूर्योदय पूरे विश्व में होता है और सूर्यास्त भी पूरे विश्व में होता है, तो अतः अगर हम ये समय को निर्धारित करेंगे, यानी कि सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रमा और पृथ्वी की गतियों को मानेंगे, तो पूरे विश्व में इसे क्या होगा, माना जाएगा और ये सबके लिए सबसे अच्छा साधन होगा।
इसीलिए स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे क्या होता है, छोटी, एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्या होता है, सबसे लंबी होता है। यानी कि ये कोई व्यक्ति है और अगर सुबह हो रहा है तो इसकी परछाई लंबी बनेगी, और अगर दोपहर हो रहा है तो सूरज बिल्कुल ऊपर होगा तो परछाई बिल्कुल छोटा बनेगा, और यही अगर शाम हो रहा है तो धूप जो है इस दिशा में पड़ेगा तो परछाई फिर से क्या होगी, बड़ी बनेगी। अब इस चीज को बेहतर तरीके से करने के लिए हम सभी ने मिलकर के क्या किया, ग्रीनविच पर स्थित जो प्रमुख यमोत्तर था, जिसे हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम दिया था, और इसे ही हम प्रमुख यमोत्तर, इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन कहते हैं, को बोला कि इस यमोत्तर पर जब सूर्य का समय आकाश के सबसे उच्च बिंदु पर होगा, तब उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर होगा। यानी कि उस समय यमोत्तर पर जितना भी जगह होगा उस पर हम क्या बोलेंगे, क्या होगा, दोपहर होगा। ठीक है, बात समझिएगा। यानी कि मान लेते हैं कि ये यमोत्तर लाइन है, इसमें जो भी स्थान आ रहा है वहां पर क्या हो गया, दोपहर हो गया। और कब बोले कि जब सूरज बिल्कुल ही ऊपर में होगा, क्योंकि इस समय परछाई बिल्कुल ही 0 बनेगा, तो इस समय क्या हो गया, इस लाइन में दोपहर हो गया। और इसके जो आगे है उसका समय प्लस में हो गया, और इसके जो पीछे है उसका समय क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है पूरे 24 घंटे में क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, और कितना अक्ष है, उसे 360 डिग्री घूमना पड़ता है। क्योंकि अब देख सकते हैं ये रहा पृथ्वी, मान लेते हैं कि पृथ्वी क्या कर रहा है, एक चक्कर तो लगाएगी, तो एक चक्कर क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर घूम रहा है। और एक चक्कर जब कोई घूमता है तो वो क्या कर रहा है, एक सर्कल यानी कि वृत्त बना रहा है, और एक वृत्त में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। और इस 360 डिग्री को घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। यानी अगर थोड़ा सा आप गणित कीजिएगा, 360 डिग्री को 24 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक घंटे में 15 डिग्री, यानी फिर से हम एक घंटे को मिनट में, यानी कि एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और 15 से डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यानी कि 4 मिनट में कितना डिग्री घूम जाती है, 1 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार से जब ग्रीनविच में क्या होगा, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तब ग्रीनविच से जो 15 डिग्री पूर्व में होगा, यानी कि ग्रीनविच में बज रहा है 12, तो ये लाइन हो गया ग्रीनविच, और यहाँ पर समय हो रहा है 12, और इसके पूरब में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते अगर हम 15 डिग्री पर आते हैं तो हम सभी जानते हैं कि 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय। तो 15 डिग्री को पार करने में कितना समय लेगा, 60 मिनट का समय लेगा, और 60 मिनट कितना समय होता है, 1 घंटे का समय होता है। यानी कि ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है तो जो 15 डिग्री के पार 15 डिग्री में होगा वहां क्या बज रहा होगा, 12 से 1 घंटा आगे, यानी यहाँ बज रहा होगा 1। तो इस प्रकार से वहां पर दोपहर के कितने बज रहे होंगे, 1 बज रहे होंगे। उसी प्रकार से जो पश्चिम में है तो वहां पर 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहां पर बज रहा होगा 11। और इसी प्रकार से हम सभी का समय क्या करते हैं, निकालते हैं। और जो 12 से 180 डिग्री पीछे होगा वहां पर मध्य रात्रि मतलब कि रात हो रहा होगा। अब आइए हम लोग इसे मैप में बेहतर तरीके से समझते हैं। तो देखिए ये है समय का वो मानचित्र, और इसमें ये जो आपको डॉट डॉट लाइन दिख रहा होगा ये वाला है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर के पास हो रहा है। और ना केवल इंग्लैंड बल्कि इसमें यूरोप के भी कुछ देश आ रहे हैं, साथ ही साथ अफ्रीका के भी कुछ देश आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि अभी सूरज बिल्कुल इसके सिर पर है, तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, यहाँ पर बज रहा होगा 12। अब इससे जो भी आगे, जैसे कि यहाँ पर अगर 12 बज रहा है तो अपना भारत देखिए यहाँ पर मौजूद है, इससे क्या है, पूर्व दिशा में मौजूद है। तो जो भी देश पूर्व दिशा में मौजूद है उनका समय क्या होगा, आगे। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर इनका समय आगे क्यों है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सूरज किधर उग रहा है, पूरब में हो रहा है, और सूरज यहाँ पर पहले ही उग चुका है। और सूरज उगते उगते यानी कि यहाँ से चलते 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 कहाँ पर आ चुका है, यहाँ आ चुका है। यानी कि यहाँ अगर अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं तो कल्पना कीजिए कि भारत में सूरज तो पहले ही आ गया होगा। और अगर भारत में पहले ही सूरज दिखा है यानी कि हमारे भारत का समय क्या होगा, आगे होगा। और इस प्रकार से ग्रीनविच से हमारा जो टाइम है वह 5.5 घंटा क्या है,
आगे है। इसीलिए जब हम आप कभी भी अपने मोबाइल का टाइम सेट करते हैं तो उसमें हमें एक टाइम जोन पूछा जाता है, यानी कि आप किस टाइम जोन में हैं, तो हम लोग वहां पर लिखते हैं कि 5.5 घंटा GMT लिखते हैं। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि ग्रीनविच के मीन टाइम से हम लोग 5.5 घंटा क्या है प्लस में है, और इसमें सामने प्लस का भी साइन रहता है, यानी ग्रीनविच से हम 5.5 घंटा क्या है आगे हैं। और जो भी देश ग्रीनविच से पीछे है, जैसे कि यहाँ पर अमेरिका ग्रीनविच से क्या है पीछे है, तो हम बोलेंगे कि ग्रीनविच से वो क्या है माइनस में है। वो कितना माइनस में, यहाँ पर देख सकते हैं 8 लिखा हुआ, यानी कि -8 वो क्या है माइनस में। तो अगर आप टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो ये ग्रीनविच से 8 घंटा पीछे है अमेरिका, और हम ग्रीनविच से 5 घंटा आगे हैं, तो टोटल मिलाकर के अमेरिका हमसे 13 घंटा क्या है पीछे है। इसीलिए भारत में जब दिन होता है तो मैक्सिमम टाइम में यहाँ पर क्या होता है हल्का अंधेरा या शाम का समय होता है, क्योंकि 13 घंटा का डिफरेंस है। ओके, और इस प्रकार से जब अमेरिका में दिन होता है तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है रात हो जाता है। तो ये था टाइम। उम्मीद है आपको ये टाइम बेहतर समझ में आया होगा। एक बार अपने से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। सिंपल बात है कि सूरज जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, टाइम भी आगे बढ़ता चला जाएगा, और फिर से ये सूरज क्या होगा रिपीट होता चला जाएगा, और इसी प्रकार से ये टाइम जोन क्या होता है चलता है। कुछ देश के पास जिसका क्षेत्रफल अधिक है वहाँ टाइम जोन अधिक होता है, हमारे पास केवल एक टाइम जोन है। और हम लोग ने ये टाइम जोन कैसे लिया है, इसके लिए हमने अपनाया है मानक समय रेखा। तो आइए आपको समझाते हैं कि मानक समय रेखा क्या होता है। तो अगला पॉइंट वही बनता है कि मानक समय क्यों मानते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझाना होगा कि मानक समय होता क्या है। इससे समझिए, देखिए हमारा जो पृथ्वी है उसमें तो अलग अलग अक्षांश और देशांतर रेखा है ही, साथ ही साथ हमारे भारत का क्षेत्रफल इतना है कि यहाँ पर जो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तक इतना बड़ा जो है अक्षांश देशांतर रेखा हम लोग पृथ्वी हमारा भारत के बीचों बीच आ जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल कितने डिग्री का अंतर है, तो टोटल 30 डिग्री का अंतर है लगभग में। और अभी हम लोग थोड़ा सा गणित कर चुके हैं पहले कि हमारा जो सूर्य है उसे 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री का समय पार करने में 30 डिग्री लाइन पार करने में उसे 120 मिनट का समय लगेगा। और 120 मिनट यानी कि 60 मिनट और 60 मिनट 2 बार होता है, यानी 2 घंटे का समय हो गया। हम लोग क्या देखते हैं, यानी कि 2 घंटे का समय लगता है उसे। यहाँ पर ये जो स्थान है ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये वाला स्थान है गुजरात। यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर यहाँ पर सूरज उगता है तो हमें गुजरात में दिखाई नहीं देगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा लगभग 2 घंटा पहले सूर्योदय होगा, और जो गुजरात है वहाँ 2 घंटा बाद सूर्य उदय होगा। तो इसके चलते में क्या यहाँ पर 6 बजेगा और यहाँ पर केवल 4 बजे रात ही रहेगा? जी नहीं। इसके लिए हमने क्या किया, हमने पूरे देश का टाइम एक कर दिया, और इसके लिए जो रेखा भारत के बीचों बीच जा रही थी वहां पर जो टाइम होगा वही पूरे भारत में टाइम होगा। तो हमने देखा कि भारत का जो बीचों बीच जाने वाली रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और इसमें अगर 12 बज रहा है तो पूरे भारत में कितने बजेंगे? 12 बजेंगे। और अगर यहाँ पर 1 बज रहे हैं तो पूरे भारत में कितने बजेंगे? 1 बजेंगे। इसे ही हम कहते हैं मानक समय रेखा। हालांकि बहुत सारा ऐसा देश है जो अपना समय क्या करता है अलग अलग रखता है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें भी हमें सहूलियत होती है। कुछ दिक्कतें होती है लेकिन ये बेहतर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? मानक समय रेखा। तो आपसे पूछेगा कि भारत का मानक समय रेखा या मानक यमोत्तर कितना है, तो बोलेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम भारत का मानक समय कहते हैं। तो ये हो गया भारत का मानक समय। और इसका यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कबीर जो है भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। यानी भारत और इंग्लैंड के बीच मैच हो रहा है। किसके बीच हो रहा है? भारत और इंग्लैंड के बीच। लेकिन भारत और इंग्लैंड का ये मैच हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है लंदन में।
और लंदन में बउआ क्या बजे हो रहा है? दोपहर को 2 बजे, यानी कि लंदन में हो रहा है दोपहर का 2 बजे और हमारा समय क्या है? इनसे 5 घंटा आगे है, यानी कि अगर यहाँ पर दोपहर के 2 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 5 घंटा अगर आप प्लस कीजिएगा 5.5 घंटा तो हमारे यहाँ हो जाएगा 7:30 रात्रि में, यानी कि शाम को 7:30 बजे क्या होगा? शुरू ही होगा मैच। अब बताइए, शाम को 7:30 बजे शुरू होगा तो क्या हम लोग हमें तो रात को जग के ही देखना पड़ेगा और यही कारण है कि हम देर रात्रि में ये मैच समाप्त होगा, इसलिए भारत के लोग नहीं जग पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब विदेशों में मैच होता है तो भारत के लोगों को कितना कष्ट करना पड़ता है। भारत जो है ग्रीनविच यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, हम आपको बता चुके हैं। इसलिए जब लंदन में 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, यानी देशांतर रेखा बहुत अधिक दूर तक है, जैसे कि चाइना में ही बड़ा देश है तो उसमें बहुत दूर तक देशांतर रेखा है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। हमारे देश में कितने मानक समय है? केवल 1 मानक समय है, लेकिन कुछ देशों में बहुत सारे मानक समय माने जाते हैं। जैसे कि रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया, तो रूस भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पर कितने मानक समय है? टोटल 11 मानक समय। पृथ्वी को एक घंटे में एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र क्या कर लेता है? घेरता है। यानी कि पृथ्वी को 24 घंटे यानी 24 घंटा वाला भागों में बांट दिया गया है। तो पृथ्वी को 24 घंटों में बांटने के लिए हमने 2 देशांतर रेखा को कितने डिग्री में रखा? 15 डिग्री के क्षेत्र में रखा, क्योंकि हमें पता है कि 15 डिग्री कितने घंटे में पार कर लेगा? 1 घंटे में, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और ग्लोब के विषय में पढ़ा दिया। उम्मीद आपको बेहतर समझ में आ गया। अब इसमें 2-3 चीजें जो था नहीं दिया गया है और वह यह है कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में अंतर क्या है एक्चुअल में, और साथ ही साथ जो इनके बीच की दूरी कितना है 111 किलोमीटर, तो वो कहीं पर भी मुझे लिखा हुआ दिखाई नहीं दिया। तो मैं एक सेपरेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बीच दूरी कितनी है, उसमें मुख्य क्या अंतर है, इस पर वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप जो है एक भी चीज से छूट नहीं जाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ मुख्य बातें दिया होगा, उसके विषय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, पहला जो लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं? यानी कि जिस स्थान पर आप मौजूद हैं उसका अक्षांश जानने के लिए आपको क्या करना है? ध्रुव तारा को देखना है और ध्रुव तारा के बीच में आपको कोण बनाना है। अगर आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो आप 30 डिग्री अक्षांश रेखा पर हैं, और अगर आपका 12 डिग्री का कोण बन रहा है तो आप 12 डिग्री अक्षांश रेखा पर मौजूद हैं। क्यों हुआ? क्योंकि ये तो ध्रुव जो है बिल्कुल, जो तारा है ध्रुव तारा जो है वो बिल्कुल उत्तर दिशा में अवस्थित है। दूसरा फैक्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो दूसरा फैक्ट, आगे बढ़ते हैं, इस वाले में पेज में नहीं लिखा, इसमें तो मैप दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और एक ही फैक्ट दिया गया था। अब हमारे पास सवाल जवाब आता है, तो आइए सवाल जवाब पढ़ते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी का सही आकार को हम कहते हैं भू आभ। भू आभ का मतलब ना ही पृथ्वी संतरे जैसा है और ना ही पृथ्वी सेब के जैसा है। इसमें ऐसा पृथ्वी है और इसमें कहीं पहाड़ है, कहीं पत्थर है, कहीं बड़ा सा गड्ढा है, कहीं समुद्र है, तो इस आकृति को भू आभ कहते हैं। अब दूसरा सवाल है ग्लोब क्या है? तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध कौन कौन से है? पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या है? तो पृथ्वी पर जो है विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, और पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई समानांतर रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। माफ कीजिएगा, पूरब नहीं, उत्तर से दक्षिण यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई सभी समानांतर रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। अगला है कि ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है? तो इसका कारण है कि जो उष्ण कटिबंध है वह विषुवत रेखा के बिल्कुल ही बीच में है और विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है और इसी के कारण ऊष्मा का सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध पर पड़ता है।
अगला है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो इसका कारण है कि हमारा जो भारत है वो जो पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है और यह जो हमारा लंदन है वो कहाँ पर मौजूद है? वो बिल्कुल ही ग्रीनविच यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर मौजूद है। अक्षांश रेखा में इसे आसानी से दिया जा सकता है कि हमारी जो पृथ्वी है वह, इसमें अगर हम देखें कि कितना डिग्री का अंतर है, तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि एक जो है 1 घंटा को पार करने में कितना डिग्री का समय लगता है? 15 डिग्री अक्षांश रेखा आता है। तो 5 घंटा का समय है, तो 5 घंटा में कितना हो जाएगा? तो 5 घंटा में से 5 से गुना कर देंगे तो 15×5 = 75, यानी कि जो लंदन है और हमारा जो भारत है इसके बीच में 75 डिग्री जो अक्षांश रेखा देशांतर रेखाओं का अंतर है। और इसी के चलते जब भारत में 5:30 बजे शाम होते हैं तो यहाँ पर दोपहर के 12 बजे होते हैं। अब आइए टिक लगाने वाले क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। लिखा है कि प्रमुख यमयोत्तर का मान कितना है? प्रमुख यमयोत्तर पूछा गया है, ठीक है, अक्षांश रेखा नहीं यमयोत्तर पूछा गया, तो उसका मान है 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो शीत जो है वो ध्रुव के पास पाया जाता है, तो ध्रुव रेखा लिखेंगे। अगला लिखा है कि देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 है। ओके, और अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? 181 है। लिखा है दक्षिण ध्रुव विवृत स्थित है। दक्षिण ध्रुव विवृत कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध लिखेंगे। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के जाल को हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो खाली रेखा वाला, खाली स्थान वाला आपको खुद से भरना पड़ेगा। अभी तक अगर आप पढ़े हैं, उम्मीद है आप ये वाला फिल कर लीजिएगा, इसलिए ये वाला मैं स्किप कर लेता हूँ। तो ये था हमारा वीडियो और उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहतर समझ में आया होगा। और ऐसे ही मैं आपके लिए तीसरा चैप्टर लेकर आ रहा हूँ जल्द ही। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।